सर हम लोग आ चुके हैं वैल्यूएशन रूल्स के रूल 10 सब रूल 2 की एडजस्टमेंट्स में, पेज नंबर 3 पे, जहां पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू कह सकते हो, ट्रांजैक्शन प्राइस कह सकते हो, अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं है तो करो। यानी एक तरह से रॉ परचेज प्राइस दे रखा है। मतलब समझो कि आपका जहां से भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, यूएस से, चाइना से, कनाडा से, वहां का प्राइस दे रखा है। ऐसे समझो आपने 50 लाख रुपए का गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, आप मान लो साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया का वो 50 लाख रुपीस का कॉस्ट दे रखा है, जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। रूल 10 सब रूल 1 पिछले पेज पे हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके। अब हम लोग आ चुके हैं किसमें, सब रूल 2 की एडजस्टमेंट्स करनी है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिलेटेड टू इंश्योरेंस। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट्स करने से पहले एक हमें ब्रॉडर आइडिया मिल जाए। पेज नंबर 4 के थ्रू मैं एक ब्रॉडर आइडिया देना चाहता हूं आपको कि हमें किस प्राइस पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी होती है। ये आपका जो प्राइस है, CIF प्राइस जिसको बोलते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट एसेसेबल वैल्यू। बेसिकली हमें ये जो है, ये है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की एसेसेबल वैल्यू, जिस पर हमें कंप्यूट करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। ये जो आपके पास वैल्यू आती है आफ्टर एबव एडजस्टमेंट्स, इसी पर हम लोग क्या लेवी करते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD सर, जिसका फॉर्मेट अलग से बनता है कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज बोल के। मैंने पहले ही कहा 2017 में इसमें अमेंडमेंट आ रखी थी, 2018 से एग्जाम्स में एप्लीकेबल है ये चीज, राइट सर। यहां के बाद एक बहुत पहले ना एडजस्टमेंट्स होती थी जो कि कटी हुई है, अनलोडिंग चार्ज 1% ऑफ CIF पोर्ट का। इंडियन पोर्ट पे गुड्स जब वेसल से पहुंचता है या एयरपोर्ट पे गुड्स जब एयरक्राफ्ट से पहुंचता है, पहुंचने के बाद का खर्चा। इंडियन पोर्ट और एयरपोर्ट पे जब गुड्स बाहर से आता है, पहुंच चुका, तो पहुंचने के बाद का खर्चा अनलोडिंग का, और से शिफ्टिंग टू वेयरहाउस कह लो, तो वेयरहाउस तो चलो बात की चीज है। सर अनलोडिंग के बाद ही का तो कोई खर्चा होगा, हम तो अनलोडिंग को ही नहीं ले रहे हैं, तो अनलोडिंग के बाद के खर्चे जो वेयरहाउस में जाते हैं या आपके फैक्ट्री तक जाते हैं, उसको तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लेंगे। ऑल दोज आर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो एक है ना, पहले ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता था 2017 के एग्जाम्स तक, कि आपका जो ऊपर से वैल्यूएशन आ रहा है उसमें लास्ट में आपको 1% अनलोडिंग चार्ज बाय डिफॉल्ट ऐड करना है। अनलोडिंग चार्ज इनकर्ड एट इंडियन पोर्ट। सर इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है 2017 के बाद, इंडियन पोर्ट के खर्चे। इसके लिए क्यों सर, कैसे ये ऐड नहीं करते, पहले तो ऐड करते थे सर। और सर अभी ये ना गुड्स को क्लियर कहां कराया है सर, गुड्स जब तक वेसल से अनलोड नहीं होगा, पोर्ट पर कस्टोडियन के पास नहीं जाएगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेंगे, गुड्स की एग्जामिनेशन और क्लियरेंस कैसे होगी सर? जब तक गुड्स हमारे पोर्ट पे अनलोड नहीं होगा, उसका क्लियरेंस कैसे होगा? तो सर अनलोडिंग का खर्चा तो ऐड होना चाहिए। आपका और मेरा दिल कहता है, अगर दिल से चलेंगे तो अनलोडिंग का खर्चा ऐड होना चाहिए, राइट ऐसा। लेकिन वहीं पेज नंबर 3 पे, वापस पिछले पेज पे, जो ये रूल 10 सब रूल 2 एडजस्टमेंट करने बोलता है हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, यहां पहले एट वर्ड होता था, एट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया टू से। ये देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, और ये कोई इंडियन वर्जन नहीं है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि जब भी किसी कंट्री और कंट्री बी की बात करेंगे तो कंट्री ए से कंट्री बी पर भेजने का खर्चा ऐड करना है। कंट्री ए से गुड्स कंट्री बी में जा रहा है, अब कंट्री बी में हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, तो कंट्री ए से जो गुड्स को हम कंट्री बी पे पहुंचाएंगे,
कंट्री ए की फैक्ट्री से कंट्री ए के पोर्ट पे, फिर वहां से कंट्री बी के पोर्ट पे, बस वहीं तक का खर्चा ऐड करेंगे। ये एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जिसको इंडिया ने नए रूल में कॉपी कर लिया। 2017 में जो ये रूल आया, 2018 के एग्जाम से एप्लीकेबल है। सर ये एक इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन है, न कि लोकल इंडिया का इंटरप्रिटेशन है कि हम इंडियन पोर्ट के खर्चे को इसमें ऐड नहीं करेंगे। सर ये एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है, और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, यानी इंडिया में, इंडिया है इज अ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंडिया तक भेजने का खर्चा, इंडिया का खर्चा नहीं। तो इसीलिए एक चीज तो हट गई, ये पिछले 2 बार के एग्जाम 2018, 2019, 2020, 2021 आपको 1% लैंडिंग चार्ज की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन बोले तो आपको बोलना है कि जो रूल 10 सब रूल 2 के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, नॉट एट। आपको इस पर हिट करके लिखना है सर। उसके अलावा फिर इशू आता है, उसके बाद जो इशू आता है कि सर वो जो ट्रांसशिपमेंट का खर्चा होता है उसका, या फिर मान लो कस्टम स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग इसको इनलैंड कंटेनर डिपो तक ले जाते हैं, उसका खर्चा, तो उसके लिए भी पिछले पेज पे लिखा हुआ है। जो छोटे छोटे चीज हम लोग इंपोर्ट प्रोसीड्यूर में पढ़े थे कि गुड्स इंडियन पोर्ट पे कस्टम स्टेशन पे आने के बाद ना इंटरनली शिफ्ट होता है, कहाँ पे? इनलैंड कंटेनर स्टेशन पे। टर्मिनल्स होते हैं, फ्रेट टर्मिनल्स, वहां पे शिफ्ट होता है, ठीक है। या ट्रांसशिपमेंट का खर्चा, तो फिर से अगेन ये खर्चे इंपोर्ट होने के बाद इंडिया में किए जा रहे हैं, इसका आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचो कि जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस दिन तक के सारे खर्चे हम उस गुड्स की वैल्यू में जोड़ देंगे। इस तरीके से कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना है। सर इस टेबल को पढ़ते हैं, बेसिकली क्या कहता है, कैसे हम पहुंचेंगे इस CIF पे, हम इस CIF प्राइस पे कैसे पहुंचेंगे। एक तो मैं एक छोटा सा आइडिया आपको साइड में दे दूं। फॉरेन पोर्ट या एयरपोर्ट, तो चलिए फॉरेन पोर्ट और इंडियन पोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट की बात हो रही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पहले भी क्लास में बताया हुआ है, जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो तो फॉरेन पोर्ट पे गुड्स जब अनलोड हो जाता है, गुड्स लोडेड ऑन वेसल, ये जब गुड्स लोड हो जाता है इस समय जो इसकी प्राइस निकल के आती है इसको बोलते हैं FOB प्राइस। और जब गुड्स हमारा ट्रेवल करके कहां पहुंच जाता है, इंडियन पोर्ट पे, गुड्स जब ट्रेवल करके हमारा इंडियन पोर्ट पे पहुंच जाता है तो हम इसे बोलते हैं CIF प्राइस। इसके बाद होता है अनलोडिंग, अनलोडिंग एट इंडियन पोर्ट, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, विल नॉट इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 14 की जो एसेसेबल वैल्यू है जिसपे ड्यूटी देना है, इस अनलोडिंग के खर्चे को जो इंडियन पोर्ट का खर्चा है उसको नहीं करते। सर CIF और FOB में जनरली देखो सर, जो एक होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग और एक होता है रूल्स में क्या लिखा है। रूल्स में थोड़ा सा डेविएशन है, जो रूल्स हम लोग पेज नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। से देखो पेज नंबर 3 को समझने के लिए पेज नंबर 4 के इस चार्ट को जो टेबल है उसको समझना पड़ेगा, और उस चार्ट पर जाएंगे उसके पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। हालांकि आप बहुत बार क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। सर इसके पीछे है फैक्ट्री जहां पर वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, इसके पीछे है फैक्ट्री फॉरेन कंट्री में। ये जो फैक्ट्री है ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, फॉरेन कंट्री है। सर जैसे मान लो दिल्ली में गुड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दिल्ली में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है साउथ अफ्रीका, तो दिल्ली से तो गुजरात जाएगा ना, 1000-1100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा ना।
बाय रोड करे या बाय ट्रेन करे, ट्रेवल तो करेगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है दिल्ली में है, यूपी में है, आपको एक्सपोर्ट करना है साउथ अफ्रीका, पोर्ट है गुजरात पोर्ट, तो दिल्ली और यूपी से गुड्स बाय रोड और बाय ट्रेन ट्रेवल तो करके पहुंचेगा पोर्ट पे। फ्री में पहुंच जाएगा या उसका खर्चा होगा? उसका खर्चा होगा, राइट, उसका एक खर्चा होगा। तो यहां से यहां तक का एक खर्चा है। खर्चा किस चीज का है सर? लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको मैं अपनी क्लास में ए नाम देता हूं। कौन से खर्चे हैं यहां पे? यहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन है, यहां पर भी लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, इंश्योरेंस। फ्री में तो नहीं जाएगा सर। अभी एग्जांपल दिया ना कि दिल्ली से एक्सपोर्ट की बात होती तो एक्सपोर्ट करूंगा, गुजरात होते हुए तो करूंगा, तो गुजरात पोर्ट पे पहुंचाऊंगा, 1100-1200 किलोमीटर है, रास्ते का खर्चा तो होगा, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग। सर इसमें ये वाली लोडिंग भी है सर, ये वाली लोडिंग भी है। जो गुड्स को हम लोग वेसल पे लोड कर देंगे उस पोर्ट पे, वहीं की कंट्री में, लोडिंग का खर्चा भी इसके अंदर है। तो सर फैक्ट्री से जब गुड्स, फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री से जहां से गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में, सर हम गुड्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका ले लो या चाइना ले लो या फिर है ना चाइना ले लो या फिर आप जापान ले लो या साउथ कोरिया ले लो, कनाडा ले लो, यूएस ले लो, यूरोप ले लो, फ्रांस ले लो, अरे ईरान ले लो। आप जिस कंट्री से भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो गुड्स उस कंट्री के पोर्ट पर, जो पोर्ट है समुद्र के किनारे वाला पोर्ट, वहीं पे बन रहा होगा। अरे अंदर तो होगा, 400-500-1000 किलोमीटर अंदर, जैसे इंडिया में है। हर चीज क्या हमारे बॉर्डर एरिया में बन रही है? साउथ इंडिया में नदी समुद्र के पास में ऐसा तो है नहीं, पोर्ट के बगल में सारी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। तो सर हमें ड्यूटी, अगर हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी है तो इधर सीआईएफ प्राइस पे देनी है। सीआईएफ, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंडियन पोर्ट पर गुड्स जब पहुंच जाता है वेसल पे, तो वहां का प्राइस पर पहुंचना होगा। दैट प्राइस इज सीआईएफ प्राइस, पहुंचने तक का। अब सर, अब इधर जब मैं बता रहा था एफओबी और सीआईएफ, तो मैं सीआईएफ के बाद नहीं जा सकता, लेकिन एफओबी से पहले जा सकता हूं। सर फैक्ट्री प्राइस क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ, फैक्ट्री प्राइस उस कंट्री की, उसको मुझे एफओबी में बदलना है। एफओबी में तो रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन, यानी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, ऐसा कह सकते हैं इसको हम, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फॉरेन कंट्री। इसको मैं अपनी क्लास में कैपिटल ए बोलता हूं। तो जब सर फैक्ट्री कॉस्ट में, जब ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो रास्ते का हम लोकेशन का जो डिफरेंस है, फैक्ट्री लोकेशन से फॉरेन पोर्ट लोकेशन, और फॉरेन पोर्ट पे इसको हैंडलिंग करके लोड करवा देना, लोड करवाने पर बनेगा एफओबी। लोडिंग चार्ज, जो वेसल पर लोडिंग का खर्चा है, उसको भी इंक्लूड करेंगे, तब बनता है वो एफओबी। ठीक है सर। जब इस, ये एक जनरल बात है, एक जनरल, हमें अभी पेज नंबर 3 से भी कोई मतलब नहीं, पेज नंबर 4 के टेबल से भी कोई मतलब नहीं, एक जनरल बातें। कभी भी आप एक नॉर्मल नॉलेज के लिए, आप मान लो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम की, सीएसीएमए की कोई क्लास नहीं ले रहे आप एक नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्लास ले रहे हो कहीं भी यूट्यूब पे ही, तो आपको सीआईएफ, एफओबी वैल्यू, सीआईएफ क्या है, इंडिया पे पोर्ट पे पहुंचने के बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है, एफओबी क्या है, वहां के फॉरेन पोर्ट का प्राइस, ऑब्वियसली फैक्ट्री का प्राइस कुछ और कम होगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ते हैं तो एफओबी पे पहुंचता है। एफओबी का मतलब गुड्स वेसल पे लोड हो चुका है। अब यहां का हम फ्रेट जोड़ेंगे, फ्रेट, सी फ्रेट है तो सी, एयर है तो एयर, और इसमें हम जोड़ेंगे इंश्योरेंस। तो कहां पहुंच जाएंगे? सीआईएफ पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? सीआईएफ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब दो तरह की एफओबी होती है। एक होती है एफओबी जो क्वेश्चन में गिवन है, एज गिवन, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली एफओबी। हम किसे एफओबी बोलते हैं? गुड्स लोडेड ऑन अ वेसल को एफओबी बोलते हैं। लेकिन सर एक होती है एफओबी एज गिवन, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कहां पे? एफओबी एज, 1 मिनट, 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 1
फॉर कस्टम पर्पस। बोला सर एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे? रूल 10(1) की जो एडजस्टमेंट्स आपने पढ़ी, कोई कमीशन है तो इसमें जोड़ो, राइट? कोई कमीशन है तो जोड़ो, कोई रॉयल्टी है, कोई आपका कोई प्रोसेसिंग फी है, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 2 के लिए। रूल 10 सब रूल 1 की एडजस्टमेंट्स, फ्री रॉ मटेरियल, सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनदर कंट्रीज एज अ कंडीशन टू सेल, पोस्ट इंपोर्ट हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो सब हम जोड़ते हैं। तो सर एडजस्टेड एफओबी पे पहुंचना पड़ेगा कस्टम के लिए। 2 एफओबी होती हैं, एक एफओबी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट वो एफओबी हो सकता है सही ना हो, रूल 10(1) की एडजस्टमेंट उसमें हमें करनी पड़े, तो आपको एडजस्टमेंट्स करके जो एफओबी आएगी वो कहलाएगी एफओबी ऑफ कस्टम। मोटा मोटी उसमें यहां पर 2 एडजस्टमेंट्स करते हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस का। सर और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अब वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं वो तो अभी टेबल पे जाएंगे हम लोग, वहां पर हमें कुछ और खर्चे दिखेंगे यहाँ पे, शिप डिमरेज चार्ज से रिलेटेड, लाइटरेज चार्ज से रिलेटेड। बड़े बड़े वेसल जब आते हैं और वो पोर्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं तो पोर्ट पर सामान पहुंचाने का खर्चा। बड़े बड़े वेसल आते हैं, आप पढ़ चुके हैं बोट नोट का कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े वेसल जब आते हैं और पोर्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं तो समुद्र से 20-25 किलोमीटर दूर ही उन्हें गहरे समुद्र में रुकना पड़ता है। उसके बाद छोटी छोटी बोट वेसल लोड करके सामान को अनलोड करके पोर्ट तक पहुंचाती है, तो उसके खर्चे की डिस्कशन अभी टेबल के थ्रू करेंगे। लेकिन ये एक बेटर पिक्चर आपको मिल रही है। सर मैं इसको अपनी क्लास में बी कहता हूं। बी क्या है? बी मीन्स बाहर के पोर्ट से, फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडियन कंट्री के पोर्ट पर पहुंचने के बीच का खर्चा इज अ बी। मैं इस पूरे को बी नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं सिर्फ फ्रेट को कहूंगा बी, मैं सिर्फ इस फ्रेट को कहूंगा बी, इंश्योरेंस को बी में नहीं डालूंगा, इंश्योरेंस अलग रखूंगा। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, जब आएगी ट्रांसपोर्टेशन की बात तो मोटा मोटी इसमें ए भी है और बी भी है। जब हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करना है, रूल 10(2) क्या बोलता है? बोलता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करना है, तो उसके अंदर ए भी है और बी भी है। बी कौन सा खर्चा है? 2 पोर्ट और एयरपोर्ट के बीच का फ्रेट है, और ए क्या है? जिस कंट्री से गुड्स आ रहा है उस कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग का खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, रूल 10(2) जो कह रहा है, कहां कह रहा है सर बताना, तो इसके लिए पिछले पेज पर जाऊंगा तो ये ए नंबर पॉइंट, ए नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग। बोला सर अनलोडिंग इंडिया वाला नहीं है, ये फॉरेन कंट्री वाला है, इंडिया वाला नहीं। लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, नॉट एट। इस स्मॉल ए के अंदर 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, जो मैं अभी इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो मेरे हिसाब से ये मैं एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मैं अपनी क्लास में आगे तक, देखो 1 घंटे का एक और वीडियो हमें डिस्कस करना है, जो मैंने बोला कि मैं 4 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर रहा हूं वैल्यूएशन का न्यू पैटर्न से रिलेटेड, राइट? तो उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और आगे भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को रिपीट किया उस 1 घंटे के लेक्चर में। तो अभी आपको नया नया सा लगेगा, जब उस लेक्चर में पहुंचोगे, जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, मैं प्री रिकॉर्ड कर चुका हूं उसको अभी थोड़ी देर पहले, आगे का लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर दिया उसको, तो वहां भी ए बी का मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, बट ये एक आपको एक बेस पिक्चर दे रहा है। सर अभी तक आप जानते थे देयर आर 2 प्राइस, एफओबी और सीआईएफ। इंपोर्ट करते समय सीआईएफ देखते हैं और एक्सपोर्ट करते समय एफओबी देखते हैं, ये कॉमन चीज। एक्सपोर्ट करते हैं तो एफओबी प्राइस देखते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो सीआईएफ। तो सीआईएफ देखते हैं, उसके पीछे कौन है? एफओबी, और उसके पीछे कौन है? फैक्ट्री प्राइस। देखिए ये है फैक्ट्री प्राइस, इसको हम पहुंचाते हैं कहां पे? एफओबी पे, और इसको पहुंचाते हैं कहां पे? सीआईएफ पे। आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सीआईएफ दे रखा है, तो इससे अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एफओबी दे रखा है तो एडजस्टमेंट आज सीखेंगे ना,
और CIF दे रखा, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है फॉरेन कंट्री का। तो आज एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, 1 से 2 पे कैसे जाएंगे, 2 से 3 पे कैसे जाएंगे। हम इस चैप्टर में आए क्यों हैं? कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने थोड़ी आए। 1 दिया है तो 3 पे कैसे पहुंचेंगे, 2 दिया है तो 3 पे कैसे पहुंचेंगे, कैपिटल ए ट्रांसपोर्टेशन की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कैपिटल बी की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करना है? जोड़ते चलना है। सर कभी कभी कोई फिगर ना दे रखी हो तो उसके नियम क्या होंगे? बस पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और इस चार्ट की हेल्प से। चार्ट तो बनते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक, लिखिए इसे। वीडियो रोकिए प्लीज, वीडियो रोक के इसको अच्छे से नोट कीजिए, खुला खुला। आइए अब टेबल पे चलते हैं। आई होप आप वीडियो रोक के लिख चुके हैं। टेबल में चलते हैं। टेबल अब क्या कहता है? सिंपल इसी चीज को कह रहा है जो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। कहता है अच्छा क्वेश्चन क्या दे रखा है वो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन में आ सकता है कि सर एग्जाम का क्वेश्चन था एक्स फैक्ट्री प्राइस और बना दिया। सर मेरे क्वेश्चन में फ्री ऑन बोर्ड, अभी इसमें रूल 10(1) की एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इसमें नो एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10, नो एडजस्टमेंट फॉर रूल 10। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस इज 50 लाख। अब वो सही है या नहीं है वो तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाली फिगर थी सर बना दिया सर नहीं सर एफओवी वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, कस्टम वाली, मतलब सारा कुछ सही सही था। सर एफओवी प्राइस दिया था, कुछ दिया ही नहीं था। एक बात बताओ ना, क्वेश्चन में तुमको ये सब ना दिया रहे, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करने वाली चीज ही ना दिया रहे, रॉयल्टी, पैकिंग कॉस्ट, कमीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 2 और 3 इक्वल ही होगा ना। तो आपके क्वेश्चन में 1 से 4 पे पहुंचना हो सकता है, 2 से 4 पे पहुंचना पड़ सकता है, या 3 से 4 पे पहुंचना हो सकता है। सर 4 दिया है, मतलब पूरा फोकस क्वेश्चन का किस पे है? कंप्यूट योर कस्टम ड्यूटी। 4 दे रखा है, कंप्यूट योर कस्टम ड्यूटी। 3 से 4 पे पहुंचते हुए कस्टम ड्यूटी, 2 से 3 होते हुए 4 पे पहुंच के कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करो। अगर एग्जाम का क्वेश्चन 1 वाला है तो आपको थोड़ा अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन 8, 9, 10, 12 मार्क्स तक जा सकता है। अगर क्वेश्चन में 1 से आपको छेड़छाड़ करना है डेटा, और प्लस आगे जाके कस्टम ड्यूटी भी कैलकुलेट करनी है, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, गुड्स वेयरहाउस में भी गया है, तब तो मार्क्स मिलने चाहिए, सीधी सी बात है। तो 4 लेवल है आपके पास। सर फैक्ट्री प्राइस दे रखा है, एक्स फैक्ट्री प्राइस कहां का? फॉरेन कंट्री का, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इंपोर्ट कर रहा हूं वहां का फैक्ट्री प्राइस। अब वहां से देखिए कैरेज, फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा करके ये कहां पहुंचा? पोर्ट पे, जहां से वो अब सी लेगा, सी रूट से तो वेसल लेगा, एयरक्राफ्ट लेगा, पोर्ट, एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पर पहुंच चुका है। सिर्फ पहुंचा ही है, अब देखिए लोड हो चुका। तो मैंने क्या बोला था, लोड जब वेसल पे हो जाए तो वर्डिंग्स, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, हैंडलिंग चार्ज, मैंने क्या बोला, जो आपका वर्डिंग्स है अभी पिछले पेज नंबर 3 पे ए पॉइंट में, उसके अंदर 2 तरह के खर्चे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। कैपिटल ए कौन सा खर्चा है? ये मेरी क्लास में क्या है? कैपिटल ए। ये मेरी क्लास का क्या है? कैपिटल ए। और जो यहाँ नीचे है ये मेरी क्लास का, ये यहां से यहां तक क्या है? कैपिटल बी है। जो मैंने अभी चार्ट में कैपिटल ए, कैपिटल बी बताया है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट का जो 2 खर्चा है वो कैपिटल ए है, और जो ये नीचे वाले 3 पॉइंट हैं ये कैपिटल बी है। ये स्पेशल केसेस हैं, जब वो आपका बहुत बड़ा वेसल होता है और वो वेसल नहीं पहुंच पाता है कहां पे? पोर्ट पे, या फिर वेसल पहुंच तो जाता है लेकिन डिले हो जाता है आपके कारण। तो इसकी भी बात करेंगे, अभी ऊपर है हम लोग। सर इस टेबल को अब समझना जरूरी है पेज नंबर 3 की वर्किंग को समझने के लिए। मैं पेज नंबर 3 पे भी ले जाऊंगा आपको, फिर उन 4 स्पेशल क्वेश्चन पे भी ले जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, मजा आएगा सर। हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगले 2 घंटे में। 2 घंटा देना पड़ेगा आपको, और सर बोला सर 1 घंटा दे चुके हैं, 2 घंटा और देना पड़ेगा। आज की क्लास, अगली क्लास, कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। सर अब आप पहुंच चुके हैं ये 2 एडजस्टमेंट्स करके, कहां पर? उस एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पे पहुंच चुके हैं लेकिन ये करेक्ट एफओबी नहीं है, क्योंकि इसमें रूल 10
की एडजस्टमेंट्स करनी है, कमीशन ब्रोकरेज की, पैकिंग कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की, रॉयल्टी लाइसेंस की, सब्सिक्वेंट रीसेल से जो पैसा जाता है उसकी, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जो भेजा था उसकी, एटसेट्रा एटसेट्रा लिख दिया क्योंकि रूल 10(1) में और भी बातें पढ़ चुके हैं हम लोग। बाइंग कमीशन का एडजस्टमेंट नहीं करते। हम लोग पढ़ चुके हैं जो कंटेनर्स होते हैं, रिटर्नेबल पैकिंग और ड्यूरेबल पैकिंग, उसकी एडजस्टमेंट नहीं करते। हम ये पढ़ चुके हैं कि ये सब खर्चे सर्विसेज अगर इंडिया में हो तो नहीं ऐड करते। हम लोगों ने ये रूल 10(1) में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ देखिए रिपीट भी हो चुका है। क्या ध्यान रखना, बाइंग कमीशन का एडजस्टमेंट मत करना, कंटेनर जो रीयूजेबल हो उसका एडजस्टमेंट मत करना, और जो सर्विसेज मैंने दी है डेवलपमेंट की डिजाइनिंग की, वो अगर इंडिया में हुई है, इंडिया में मैंने खर्चा इनकर करके दिया है, तो ये ऐड मत करना। जापान से दिलवाया है चाइना को सर्विसेज डेवलपमेंट की, इंजीनियरिंग की और डिजाइन की, तो ऐड करना है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। सर इन सब को एडजस्ट कर दें तो हम रियल वाले एफओवी पे पहुंचते हैं। सर उसके बाद अब एक बार इसको भूल जाइए, इस पोर्शन को भूल जाइए। इस पोर्शन को हम लोग पेज नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, पिछले पेज पे, इसको भूल जाइए। तो सर इस रियल वाले एफओवी से अब हमें कहां पहुंचना है, सीआईएफ वैल्यू पर, एसेसिबल वैल्यू पर, जिस पर हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेट, अब ये वाला फ्रेट कौन सा है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट का, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट का, फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट का। सर ऊपर वाला फ्रेट कौन सा था, वहां की लोकल कंट्री का खर्चा जो उसकी फैक्ट्री से पोर्ट पर पहुंचने का हुआ। सर शिप डिमरिस चार्जेस वेसल के केस में खाली होगा, अगर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है तो ऐड नहीं करते, नहीं बोला है नहीं करेंगे। सर शिप डिमरिस चार्जेस क्या है, ऐसे समझो डिले चार्जेस, आपके कारण वेसल 10 दिन डिले हो गया, 10 दिन वेसल डिले हो गया, उसके बाद वेसल जो पहुंचा है ना, वेसल जो पोर्ट पे पहुंचा है वो लेट से पहुंचा है, और हमें वेसल के ओनर को फ्रेट के अलावा डिमरिस चार्ज भी देना पड़ा है। क्लियरेंस मतलब जो होता है ना, एक बार वेसल इंडिया आने के बाद उसको डेट ऑफ एंट्री एंड वार्ड मिलता है, इंडिया पहुंच चुका था, डेट ऑफ एंट्री एंड वार्ड नहीं मिला, या फिर वो रास्ते में अटक गया क्योंकि अब और समुद्र गहरा नहीं है, पोर्ट पे नहीं आ सकता, छोटी छोटी बोट जाएंगी, तो वो रुका रहेगा ना। सर रुका रहेगा तो फ्री में थोड़ी रुका रहेगा, आप एक टैक्सी को अपने घर के आगे 2 घंटा रोक दोगे तो वेटिंग चार्ज भी नहीं दोगे, तो ऐसा ही ये शिप डिमरिस चार्जेस है। लेकिन ना सर एयरक्राफ्ट को तो हवा में रोक नहीं सकते, एयरक्राफ्ट अगर आया है इंडिया चाइना से, मान लो आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के थ्रू, जो कि 1% चांस है, एयरक्राफ्ट में बहुत महंगा हो जाता है आपका फ्रेट कॉस्ट, जनरली हम लोग एयरक्राफ्ट से इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। 95 to 96% जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वेसल के थ्रू होता है। सर एनीवे एयरक्राफ्ट जो आ रहा है उसमें कैसा डिले, वो तो सीधा लैंड ही करेगा, उसमें कैसा डिले, लेकिन वेसल को रोका जा सकता है समुद्र में और एक्चुअली में डिले होता है, ठीक। तो शिप डिमरिस चार्जेस को बोला गया है जोड़ने के लिए। अब जो बड़े बड़े वेसल्स आते हैं वो रास्ते में रुक जाते हैं, तो आपको बड़े बड़े वेसल से छोटे छोटे वेसल में सामान को पोर्ट पे लाना पड़ेगा, और हम पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा ऐड करते हैं, पोर्ट का खर्चा नहीं ऐड करते, लेकिन पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा तो ऐड करते हैं। इसलिए लाइटरेज चार्ज और बार्ज चार्जेस ये खर्चे होते हैं, जिस खर्चे को इनकर करके वो बड़े बोट से सामान को छोटे बोट पे लोड करके अनलोड करके पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। सर मैं पोर्ट का खर्चा ऐड नहीं कर रहा, पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा ऐड कर रहा हूं। और सर इंश्योरेंस का खर्चा, ये वाली लाइन भूल जाइए, ये वाली लाइन हम लोग पेज नंबर 3 के थ्रू करेंगे, यहाँ कुछ कंडीशंस हैं वो हम बाद में बात करेंगे। अभी प्लेन अभी हम रूल में नहीं जा रहे, रूल 10 सब रूल 2 क्या कहता है, ये 20%, ये 1.125%, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। अभी प्लेन खर्चा है, 1 है तो उसको 2 3 में बदल के 4 पे पहुंचना है, 2 दिया है तो 3 4 पे पहुंचना है, 3 है तो 4। अल्टीमेटली आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए सीआईएफ वैल्यू 4 वाली एसेसिबल वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा। 1% अनलोडिंग चार्ज का कोई एडजस्टमेंट मत करना। पोर्ट पर, इंडियन पोर्ट पर पहुंचने के बाद जो उसका अनलोडिंग और हैंडलिंग का खर्चा है पोर्ट पर का, उसको नहीं ऐड करना। पोर्ट, इंडियन पोर्ट लिखा होगा क्वेश्चन में, टू ऐड करना है, एट ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको हिंट जरूर मिलेगा। हमारे पास सारी वैरायटी के क्वेश्चन है सर, बहुत मेहनत कर रखी है इस वैल्यूएशन चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में, मेहनत तो सब में कर रखी है। वेयर हाउसिंग में एक से एक क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉबैक में एक से एक क्वेश्चन है, इसमें भी सर
क्वेश्चन की हर वैरायटी है आपके पास। आपको ना तो स्टडी मैट में जाना है, ना पास्ट ईयर क्वेश्चन में जाना है, ना एमटीपी पीटीपी, कहीं नहीं जाना है। आप हमारी सिर्फ किताब के दिए हुए क्वेश्चन कर लो। जा रहे हो आप, आपकी श्रद्धा, जाओ करो, 10 चीज करो। जहां मैं बोल दूं कि नहीं जाना है वहां जाने का कोई फायदा नहीं, कुछ और पेपर पढ़ लेना आप अपने सिलेबस का। तो सर ये था एक्चुअल बेसिस पे। अगर आपके क्वेश्चन में ये सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पर दे रखे, कुछ भी मिसिंग नहीं है, जो मांगना है सब दे रखा है क्वेश्चन में। सर फैक्ट्री प्राइस दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स फैक्ट्री प्राइस, और ये सारे खर्चे एक एक करके दे रखे हैं हमारे पास। ओसीन का क्वेश्चन है, मान लो पोर्ट एयरपोर्ट का क्वेश्चन है, सी रूट का। सर सी रूट का क्वेश्चन और सारे खर्चे एक लाइन से दे रखे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ऑल एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो भी अभी आप पढ़े हुए ना, ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस आर गिवन। अभी जितने भी चीजों के एडजस्टमेंट पढ़ी ना, सब दे रखा है क्वेश्चन में। सर रूल 10(2) की जो एडजस्टमेंट है पेज नंबर 3 वाली, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस टेबल से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। सर टेबल में जो अभी हम लोग इस टेबल में जो एडजस्टमेंट्स देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारी एडजस्टमेंट्स एक लाइन से करते चले जाओ। अगर क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है, एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल फ्रेट, रास्ते का फ्रेट, रास्ते का इंश्योरेंस, एफओवी वैल्यू, एडजस्टमेंट सब दे रखा है, आप पेज नंबर 3 पढ़ो ही मत, सीधा आंसर पे चले जाओ। पेज नंबर 3 की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ चीजें मिसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिसिंग हो, इंश्योरेंस कॉस्ट मिसिंग हो। अच्छा, पेज नंबर 3 हमें क्या बोलता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ो, इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़ो। जोड़ दिया ना, इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़ दिया एक जगह, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 जगह जोड़ दिया। जोड़ तो दिया, क्या गलत किया? सर क्या हमने रूल 10 की मदद ली है? हमने रूल 10 सब रूल 1 की भी मदद ली है, सब रूल 2 की भी मदद ली है। पेज नंबर 4 के टेबल पे हमने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 दोनों की मदद ली है। बट मैं क्या कहता हूं, पेज नंबर 3 में जो नखड़े लिखे हुए हैं पूरे पेज में, उसमें अब जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर प्लेन सारे खर्चे दे रखे हैं तो। यहां तक अब बात क्लियर हो गई है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम जाएंगे किस पे? पेज नंबर 3 को समझने के लिए, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एक बार को आप पढ़ चुके हैं। और अगर आप पढ़ चुके तो अब हम भी पढ़ चुके, यहां से यहां तक तो क्लियर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है हमारा। सर इस लाइन में ए भी है और बी भी है, ये बात आपको हमेशा समझ के रखनी पड़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए स्मॉल ए के अंदर ए भी है और बी भी है। तो ए क्या है और बी क्या है? सर इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ए क्या है सर? वो एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन। बी क्या है सर? एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट से लेकर इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन। ए और बी इस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड है सर। हाँ, cost of transport, loading, unloading, handling charge associated with the delivery of the imported goods to the place of importation, यानी इंडिया। और imported goods बना कहा था? फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री में। वहां से लेकर यहां तक का सारा खर्चा इसके अंदर है। सर मुझे तो लग रहा है ये खाली सी रूट वाला खर्चा है, मुझे तो लग रहा है ये सी रूट एक्सपेंडिचर है ओनली सी रूट। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक के बीच का खर्चा है सर, और या फिर एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक के बीच का खर्चा है। ये गलती कर देंगे आप। इट इज a plus b, small a is a sum total of capital A plus capital B. What is capital A in our class? एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग खर्चा, जहां से गुड्स पहुंच गया, जिस खर्चे से गुड्स पहुंच गया एक्सपोर्टिंग कंट्री के फैक्ट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पर वेसल के अंदर पहुंच चुका है ए से, और बी से वेसल रवाना होकर इंडिया पहुंच चुकी है। ए एंड बी ये दोनों मिला के। अब कन्फ्लिक्ट चालू होगा। ये कन्फ्लिक्ट कब चालू होगा? ये सारी चीजें आपको लगेंगी क्या एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही है सर? ये सारी चीजें आपको लगेगी सर ये कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक्चुअली में हम जब कुछ डेडिकेटेड देखो अजम्पशंस लेके चलते हैं ना, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है हमारे पास। मान लो आपसे मैंने इंश्योरेंस का फिगर पूछा, आप बोलते नहीं है इंश्योरेंस का अमाउंट मेरे पास। आपसे मैंने पूछा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दो, आप बोलते नहीं है। ए बताते हैं, बी नहीं बताते हैं, बी बताते हैं, ए नहीं बताते हैं। सर अगर आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे तो मैं इतने सारे रूल आप पर लगाऊंगा, और कुछ रूल पे आप बोलेंगे सर मेरे साथ गलत हो गया। हो सकता है आपके साथ गलत हो जाए। एक बात बताओ, आप मुझसे 6 महीने का एक्सटेंशन चाहते हो,
6 महीने का एक्सटेंशन चाहते हो, आपने मेरे टीम को ना मैसेज किया कि मुझे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन चाहिए, मैं अगले अटेम्प्ट में एग्जाम दूंगा, फीस बताओ। ऑब्वियसली आप अगर ऐसे कैजुअल पूछेंगे तो वो कैजुअल फी बताएगा, भैया 3,000 रुपए में आपको हम एक्सटेंशन दे देंगे, नई क्लास नहीं देंगे, अमेंडमेंट दे देंगे जो चेंजेस आएंगे अगले 6 महीने के लिए। आपने कैजुअली पूछा, उसने कैजुअली बताया, फिर आप लपेट के अब मेरे पास आ गए, सर मैंने आपकी टीम से एक्सटेंशन मांगा था, 3,000 बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भाई आप मेरे पास नहीं आओ ना, उसको एक्सप्लेन करो अपनी हर चीज ना, आप एक्सप्लेन करो कि आपने पहले 10,000 रुपया दे रखा है, नहीं मांगेगा आपसे रुपया, आप बोलो तो उसको, हमें क्या पता आपने पहले कितना रुपया दे रखा नहीं दे रखा। आपने कैजुअली पूछा, हमारी टीम ने कैजुअल एक स्टैंडर्ड फीस बता दी 6 महीने का 3,000 रुपए। आप अपनी परेशानी बताओ, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, क्यों एक्सटेंशन चाहिए, सब कुछ उससे प्यार से बात करके समझो, बात करो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो वही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, आपसे हमने पूछा कि भाई यूएस में या फॉरेन कंट्री में फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का जितना भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट है, मुझे बताते जाओ, मैं सब जोड़ता जाता हूं पेज नंबर 4 के टेबल पे। आप हो कि बता ही नहीं रहे हो, भाव खा रहे हो। जब आप मुझे डेटा नहीं दोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम में भी, सर क्या ये पेज सिर्फ एग्जाम के लिए है या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी है? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी है कि अगर आप मुझे प्राइस नहीं दोगे अलग से, आप बोलोगे नहीं सर सब कुछ इसी इनवॉइस के अंदर है, फ्री में आ रहा है सब कुछ, सर ये इनवॉइस में लिखा ना 20 लाख रुपए, बस मुझे इतना ही देना है, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन वो उसकी हेडेक है, इंश्योरेंस उसकी हेडेक है, मुझे तो मालूम भी नहीं है सर, ये देखो सर इनवॉइस 20 लाख रुपए में ये गुड्स ना मेरी फैक्ट्री पे पहुंचने वाला है, मुझे कोई खर्चा ही नहीं देना है। तो सर अगर आप मुझे एग्रीगेट वाली फिगर दोगे और मुझे पहुंचना है उसमें से कहां पर, प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे पहुंचना है। देखो सर इंपोर्ट के बाद का आपके फैक्ट्री तक का खर्चा उसमें नहीं लूंगा, लेकिन वहां जो फॉरेन कंट्री से फैक्ट्री से गुड्स निकल के आया है इंडियन पोर्ट तक, वहां तक का तो खर्चा मुझे जोड़ने दोगे, चाहे वो फ्रेट और इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। आप मुझे साफ साफ, मैं पूछता चलता हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन बताना तो फॉरेन कंट्री का 1 लाख ठीक है जोड़ दो, पैकिंग बताना जोड़ दो, अरे उस फॉरेन पोर्ट पे लोडिंग का खर्चा 50,000 जोड़ दो, अरे रास्ते का सी रूट का खर्चा इतना जोड़ दो, इंश्योरेंस जोड़, आप बताते जाओ, मैं जोड़ता जाऊंगा टेबल 4 में, पेज नंबर 4 के टेबल में। आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं ये दिमाग लगाना शुरू करूंगा। अब ये दिमाग लगाने में आपको लगेगा कि सर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ है ना डबल चीजें जुड़ रही हैं, तो सर फिर ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीजें डबल जुड़ रही हैं, देखो मुझे पूरे इंडिया के में करोड़ों रुपए के डेली बेसिस पर हजारों कंसाइनमेंट आते हैं, लाखों इंपोर्टर रोज डेली बेसिस पर माल मंगा रहे हैं। ये एक नियम मैंने बनाने की कोशिश की 2017 में अमेंडमेंट लाके। ये नियम किसी को फायदा दे सकता है, किसी को नुकसान दे सकता है। अब मैं सबका ठेका तो नहीं लूंगा ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि मैं सबका ठेका तो नहीं ले सकता ना। मैंने ये रूल बना दिए, इस रूल से अब क्वेश्चन को सॉल्व करो और प्रैक्टिकल लाइफ में भी एसएसएल वैल्यू पे पहुंचो, भले 2-4 रुपया तुमको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ जाए, और ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ जाएगी आपको। बचना चाहते हो तो डेटा दो, डेटा नहीं है तो फिर हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। सर रूल नंबर 1 डेटा नहीं दे रहे हो, रूल नंबर 1 डेटा नहीं दे रहे हो, 2, 3, 4, सर ये तो रूल नहीं है, ये तो ऑलवेज लगेगा, ये रूल नहीं है। एयर के केस में 20% से ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ने नहीं देंगे। चलो इसको 5 नंबर मान लेते हैं, और इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। 7 कॉन्सेप्ट्स अभी हमें और पढ़ना है, तब जाके आप रेडी होंगे किसके लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। अब देख लेता है कितना टाइम हमारे पास इस क्लास के अंदर हो चुका है। अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स हो चुके हैं। 7 कॉन्सेप्ट्स हैं, क्यों ना हम अगले दिन से तैयारी करें, मतलब अगले दिन से नहीं, मतलब अगली क्लास से। आप चाहो तो बैक टू बैक क्लास देख लेना। सर ये 7 कॉन्सेप्ट मैंने पेज नंबर 4 समझा दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बस उसके पहले मुझे ये 7 कॉन्सेप्ट आपको समझा देने दो। 7 कॉन्सेप्ट समझते ही आपकी गाड़ी चालू, फटाफट भागेंगे। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं। वो भाई टेक केयर। आई नो आप इस क्लास में सोच रहे थे कि आपको कुछ बताया जाएगा, लेकिन सर इंतजार के मजे ही अलग हैं। ठीक अगली क्लास में आप स्टार्ट कर लीजिए,
इसी बहाने आप अगली क्लास तो देखेंगे कि आखिर ये क्या है 7 एडजस्टमेंट जो सर ने बोल रहे हैं कि घाटा हो सकता है इसमें इंपोर्टर को। ध्यान रखना, आपकी मजबूरी नहीं है इस 7 एडजस्टमेंट में आना, आप ऊपर का डेटा मुझे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट नीचे के 7 एडजस्टमेंट्स करने को मजबूर है, वरना अगले पेज का टेबल ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।